अब आप ये देखिए कि अगले 5 वर्षों के लिए मोदी सरकार की 5 बड़ी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। कहां से मोदी सरकार को आज अपना काम शुरू करना होगा अगले 5 साल के लिए। तो ये एक 5 पॉइंट्स हमने बनाए हैं। सबसे पहले मोदी सरकार को गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा, और खास तौर पर ग्रामीण भारत में जो निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका गुजारा अभी इतने पैसे में नहीं हो पा रहा है, सरकार को उनके बारे में अब बहुत गहराई से सोचना होगा और ऐसी नई नीतियां बनानी होंगी जिससे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी की स्थिति से बाहर आ सकें। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका भी गुजारा नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को पहले उनकी पहचान करना और फिर उन लोगों को स्थिति से बाहर निकालना। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता मोदी सरकार की यही होनी चाहिए अगले 5 वर्षों में। दूसरा, इस कार्यकाल में सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि देश के किसानों की आय दुगनी हो जाए, क्योंकि पिछले कार्यकाल में सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई थी और अब उसे ऐसा करने के लिए लगातार तीसरा मौका मिल रहा है। तीसरी बात, बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे का अब विस्तार करना होगा, क्योंकि हिंदुत्व जिस रूप में है अभी, उसकी वजह से हो सकता है हिंदुत्व का ये एजेंडा सारे लोगों को कवर नहीं कर पा रहा है और इस एजेंडे के तहत शायद बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव जीत भी ना पाए। इसलिए अब इस हिंदुत्व के एजेंडे में दलित और पिछड़े वर्ग को भी साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि इन चुनावों में दलित और पिछड़ों के वोट बीजेपी से बाहर निकलकर विपक्ष के पास चले गए और इसी से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अब हिंदुत्व के एजेंडे का विस्तार होना चाहिए, उसमें दलित और पिछड़े को जोड़ना होगा। अब इसको वो हिंदुत्व का एजेंडा कहें, सनातन धर्म का एजेंडा कहें या कोई और शब्द इसके लिए इस्तेमाल करें, ये उनके ऊपर है। चौथी बात, मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में दक्षिण भारत के राज्यों पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा और दक्षिण में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उद्योग लगाने होंगे, जिससे सरकार अपने काम के जरिए दक्षिण में लोगों से जुड़ सके और खुद को और ज्यादा समावेशी बना सके। यानी ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक जो डिवाइड रहा है, इसे खत्म करना होगा। और जिस तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में अभी तक बीजेपी की सरकार लगाती आई है, मोदी सरकार लगाती आई है, अब वैसा ही उन्हें दक्षिण भारत में भी करना होगा, ताकि वहां के लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस सरकार के साथ जुड़ सके। पांचवा, सरकार महंगाई के मुद्दे को भी दरकिनार नहीं कर सकती और इसलिए महंगाई को नियंत्रण में रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। और मोदी सरकार का गठन ऐसे समय में हुआ है जब इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और अगर इन राज्यों में भी बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया तो इससे देश में यह धारणा मजबूत हो जाएगी कि अब बीजेपी की लोकप्रियता कम हो रही है और विपक्ष इस धारणा का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वो इन जगहों पर, इन तीनों राज्यों पर बहुत ध्यान दे और बहुत सोच समझकर यहां पर अपनी रणनीति बनाए, क्योंकि इस बार जब बहुमत नहीं मिला उसके बाद अगर और 3 राज्यों में भी ऐसा प्रदर्शन होगा तो फिर वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करना ऐतिहासिक क्यों है। कल जब उन्होंने शपथ ली, ये एक ऐतिहासिक पल था, उन्होंने इतिहास रच दिया। क्यों रचा, पहले ये समझिए। सबसे पहले तो ये कि नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जो 7 बार राज्य और केंद्र सरकार का गठन कर चुके हैं। 4 बार उन्होंने गुजरात की सरकार चलाई मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब लगातार तीसरी बार वो केंद्र में सरकार चलाएंगे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरा, जब दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, तब भारत में लगातार 3 चुनावों से सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी लगातार देश के प्रधानमंत्री तब से लेकर अब तक बने हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में, विश्व में आप देख लीजिए, अगर 1-2 नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो और कोई नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप शी जिनपिंग को छोड़ दें, लेकिन उन्हें वो अपवाद है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, चुनाव नहीं होते, और आप व्लादिमीर पुतिन को छोड़ दें तो फिर सिर्फ एक नाम आपको दिखाई देगा पूरी दुनिया में, वो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। और पुतिन भी, वहां के जो चुनाव हैं वो इस तरीके के नहीं हैं जैसे कि भारत में चुनाव होते हैं। हमारे जो चुनाव हैं वो बहुत वाइब्रेंट होते हैं और हमारे जो चुनाव हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हैं। वर्ष 2014 से 24 के बीच ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बन चुके हैं, इटली में 5 प्रधानमंत्री बने, ऑस्ट्रेलिया में 4 प्रधानमंत्री बने, जापान में भी 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन भारत में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। और इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक नेता हैं, आज सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के। तीसरी बात, इससे दुनिया को यह संदेश गया कि अब उन्हें अगले 5 साल भारत के मामलों में प्रधानमंत्री मोदी से ही डील करना है, यानी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बिल्कुल परमानेंट हैं, जो भी होगा, जो फैसला होगा वही करेंगे और दुनिया के हर देश को सिर्फ उनसे ही बात करनी पड़ेगी। और चौथा, राजनीतिक स्थिरता से किसी भी देश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिलता है और भारत को भी इसका लाभ मिलना निश्चित है। और इसीलिए आने वाले 5 वर्षों में दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर से जो बड़ा बड़ा निवेश है, वो सब भारत में आएगा और भारत की औद्योगिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत तरक्की कोई भी देख सकता है। पूरी दुनिया इसे ऐसे देख रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ की टीम को, यानी अपने कार्यालय जिसे हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं, अपनी उस टीम को संबोधित किया और कहा कि वो एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो रुकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि गठबंधन सरकार बनाने के बाद और बहुमत से थोड़ा नीचे रह जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक आज 10 जून हो गया, उनके जितने भी भाषण, उनके जितने भी इंटरेक्शंस और उन्होंने जितने भी काम किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बदलने के लिए नहीं बने हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। वो जैसे अपनी पहली सरकार चलाते थे, जैसे अपनी दूसरी सरकार चलाते थे, वैसे ही अपनी इस तीसरी सरकार को भी चला रहे हैं। उसी तरह से फैसले ले रहे हैं, उसी तरह से अपने मंत्रिमंडल में लोगों को उन्होंने शामिल किया है और उनके भाषण में भी कहीं से भी आपको कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। वही उत्साह है, वही न थकने की बात है, वही लगातार काम करने की बात है और वही जो कॉन्फिडेंस जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वही आपको दिखाई देगा।